हम बात करेंगे मुद्रास्फीति की। इसमें हम मुद्रास्फीति की परिभाषा, किस्में, कारण, प्रभाव और नियंत्रण के उपाय देखेंगे। तो हमने अभी तक ये देखा था कि मुद्रा का मूल्य सामान्य कीमत स्तर के विपरीत होता है। कीमत स्तर अगर बढ़ता है तो मुद्रा का मूल्य कम होता है और कीमत स्तर अगर घटता है तो मुद्रा का मूल्य बढ़ता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं मुद्रास्फीति की। मुद्रास्फीति में कीमत स्तर में लगातार वृद्धि होती है, जबकि अपस्फीति में कीमतों, उत्पत्ति, रोजगार, इन सब में लगातार कमी होती है। मुद्रास्फीति को कम करने के उपाय विस्फीति में आते हैं और अपस्फीति को दूर करने के उपाय मुद्रा संस्फीति में आते हैं। इसलिए विस्फीति की चर्चा मुद्रास्फीति के साथ और इस संस्फीति की चर्चा अपस्फीति के साथ की जाती है। पिछले वर्षों में मुद्रास्फीति, बेरोजगारी या मूल्यों में तेज़ी और रोज़गार में मंदी, इन दोनों का साथ साथ पाए जाना हमें दिखाई दे रहा है और ये स्थिति स्टैगफ्लेशन की स्थिति कहलाती है। ये भी हम आगे विस्फीति और संस्फीति के अध्याय में देखेंगे। अभी हम बात मुद्रास्फीति की करते हैं। तो मुद्रास्फीति हमारी एक विश्वव्यापी समस्या है। विकसित और विकासशील दोनों तरह के देश इस समस्या का शिकार हैं। मुद्रास्फीति को किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा दुश्मन माना गया है। इसके साथ साथ दूसरी जो समस्या सबसे बड़ी खड़ी होती है वो है बेरोज़गारी की समस्या। जब मुद्रास्फीति और बेरोज़गारी दोनों एक साथ पाए जाते हैं तब आर्थिक समस्या और ज़्यादा जटिल हो जाती है। तो अर्थशास्त्रियों के समक्ष आज भी मुख्य प्रश्न यही है कि मूल्य स्थिरता हमें चाहिए या पूर्ण रोज़गार की स्थिति हमें चाहिए। इन दोनों को हम कैसे एक साथ प्राप्त करें। विभिन्न देशों में अलग अलग कारणों से मुद्रास्फीति के दबाव पाए गए हैं। ये समस्या युद्ध के वर्षों में विशेष रूप से देखने को मिली, लेकिन शांति के वर्षों में भी इसका अस्तित्व पाया जा रहा है। ये पूंजीवादी, साम्यवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था सभी तरह के देशों में पाई गई है। इसके कई रूप हो सकते हैं, जैसे साधारण मुद्रास्फीति, गंभीर मुद्रास्फीति आदि। इसके उत्पन्न होने के भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे मांग में वृद्धि, लागत में कमी, परोक्ष करों में वृद्धि आदि। अब हम मुद्रास्फीति की बात करें तो विश्व के सभी देशों के अंदर करीब लगभग सभी देशों में मुद्रास्फीति की समस्या पाई जा रही है। मुद्रास्फीति की परिभाषा हम पहले देखें तो प्रारंभ में मुद्रास्फीति का अर्थ हम देखें तो जब सामान्य मूल्य स्तर बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है तो हम उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। सामान्य मूल्य स्तर में अनेक वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों का समावेश किया जाता है। एक दो वर्षों में सामान्य कीमत स्तर का बढ़ना मुद्रास्फीति नहीं कहलाता है, बल्कि कीमतों में लगातार बढ़ने का रुख मुद्रास्फीति कहलाता है। इसके अलावा मुद्रास्फीति के समय कुछ वस्तुओं की कीमतें बढ़ सकती हैं, कुछ वस्तुओं की कीमतें घट सकती हैं, कुछ वस्तुओं की कीमतें स्थिर रह सकती हैं, लेकिन औसत रूप से सामान्य कीमत स्तर में बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है और ये प्रवृत्ति लगातार जारी रहती है। गार्डनर एंकले ने मुद्रास्फीति की परिभाषा दी है और उन्होंने कहा, हम मुद्रास्फीति को सामान्य कीमत स्तर में निरंतर और काफ़ी वृद्धि के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। इससे मुद्रास्फीति स्पष्टतः एक प्रक्रिया बन जाती है। बढ़ती कीमतें, न कि ऊंची कीमतें, मुद्रास्फीति का सूचक होती हैं। इस प्रकार कुछ अर्थों में मुद्रास्फीति एक असंतुलन की दशा होती है। इसका विश्लेषण स्थितिकी के उपकरणों से न किया जाकर प्रौद्योगिकी के रूप में किया जाना चाहिए। स्थितिकी में हम उन दशाओं के बारे में तो बतला सकते हैं जिनमें मुद्रास्फीति उत्पन्न हो सकती है अथवा उसकी सीमाओं को परिभाषित हम कर सकते हैं, लेकिन मुद्रा की दर का विश्लेषण करने के लिए प्रतिवर्ष 15% की बजाय 1% क्यों है, ये स्पष्ट करने का काम समष्टि प्रौद्योगिकी का होता है। तो इस परिभाषा के हिसाब से अगर हम देखें तो इन्होंने कुछ बातें कही है, जिसमें सबसे पहली बात है
कि मुद्रास्फीति में कीमत स्तर में लगातार और उल्लेखनीय मात्रा में वृद्धि होती है। दूसरा जो इनका कहना था वो ये है कि ये एक असंतुलन की दशा होती है। तीसरी बात ये है कि मुद्रास्फीति एक प्रक्रिया है जो कि चलती रहती है, लंबे समय तक चलती है। और चौथी बात ये कहते हैं कि इसका विश्लेषण प्रावैगिकी अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाना चाहिए, यानी प्रावैगिकी को इसके लिए यूज़ में लिया जाना चाहिए। तो ये 4 बातें इस परिभाषा में ये एक्ले कहते हैं। मुद्रास्फीति की दर में सामान्य कीमत स्तर में परिवर्तन की दर देखी जाती है। इसका सूत्र बहुत सरल है, इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि एक वर्ष, किसी भी एक दिए हुए वर्ष में कीमत स्तर माइनस पिछले वर्ष का कीमत स्तर, और उसको हम पिछले वर्ष के कीमत स्तर से डिवाइड कर दें और 100 से मल्टीप्लाई कर दें। ये एक तरह से हम कह सकते हैं ये कीमत सूचकांक है जिसकी सहायता से हम इस मुद्रास्फीति को देख सकते हैं। अगर ये कीमत सूचकांक हमारा लगातार बढ़ता जाता है तो हम कह सकते हैं कि मुद्रास्फीति की स्थिति हमारे यहाँ है। भारत में अगर हम देखें तो हालांकि गवर्नमेंट दावा करती है कि देश में मुद्रास्फीति की दर थोक मूल्य सूचकांकों के आधार पर काफ़ी नीचे, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ ये दर बढ़ती चली जा रही है। मुद्रास्फीति के संबंध में कुछ भ्रम हमेशा पाए जाते हैं, जिनमें सबसे पहली बात यह है कि क्या मुद्रास्फीति का अर्थ ये है कि इसमें वस्तुएं महंगी होती हैं, लेकिन मुद्रास्फीति का अर्थ ये नहीं है कि वस्तुएं महंगी ही होंगी। इसमें औसत कीमत स्तर बढ़ता है, चाहे वस्तु महंगी हो या ऊंचे दाम पर मिलती हो, लेकिन जब तक औसत कीमत स्तर स्थिर रहता है तब तक मुद्रास्फीति की दशा नहीं मानी जाती है। दूसरी बात यह है कि क्या मुद्रास्फीति का अर्थ है कि हम उत्तरोत्तर अधिक निर्धन होते जा रहे हैं, लेकिन ये बात भी गलत है। मुद्रास्फीति का कतई अर्थ नहीं होता है या ये आवश्यक नहीं है कि मुद्रास्फीति की स्थिति में हम निर्धन होते चले जाएं, क्योंकि मुद्रास्फीति की अवधि में अगर मौद्रिक आय बढ़ती जाए तो वास्तविक आमदनी बढ़ सकती है या घट भी सकती है। इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि मुद्रास्फीति की स्थिति में लोग अधिक गरीब ही हो जाएं। मुद्रास्फीति के समय जहां एक तरफ सामान्य कीमत स्तर बढ़ता है तो दूसरी तरफ लोगों की मौद्रिक आय भी बढ़ती है। इसलिए हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम या आय का वृत्ताकार प्रवाह देखा है, तो उसमें हमने यही देखा है कि ज़्यादा कीमतें चुकाएंगे तो आगे उत्पादन के साधनों को भी उत्पादनकर्ता को ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी मांग बढ़ेगी तो उनकी आवश्यकता भी बढ़ेगी, उनकी आय के लिए एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ेगी। तो ये भी इसके अंदर हो सकता है, इसलिए लोगों का अधिक निर्धन होना ज़रूरी नहीं होता है। तीसरी बात यह है कि फर्में मजदूरों के हितों पर कुठाराघात करके मुद्रास्फीति के समय अपने हितों को आगे बढ़ाती है। ये होना भी कोई बहुत आवश्यक नहीं है। मुद्रास्फीति की स्थिति में ये ज़रूरी नहीं है कि मजदूरों के हितों को क्षति पहुंचाकर फर्में अपना मुनाफा अधिकतम करें। ये अलग अलग देशों की दशाओं और वहाँ के आय के स्तर के प्रभावों पर ही देखा जाना चाहिए। मुद्रास्फीति के दशा में भी कीमतों का बढ़ना तो जारी रहता है, लेकिन मुद्रास्फीति की दर घटती जाती है। जैसे अगर मुद्रास्फीति की वर्तमान दर 16% से घटकर 8% पर आ जाए तो कीमतों के बढ़ते जाने पर भी ये विस्फीति की दशा ही कहलाएगी, क्योंकि इसमें मुद्रास्फीति कुछ हद तक नियंत्रण में आने लगती है। रेसेशन की दशा में वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पत्ति में 2 या अधिक लगातार तिमाहियों में गिरावट आती है। इस प्रवृत्ति के जारी रहने पर अर्थव्यवस्था महान मंदी के दौर में प्रवेश कर सकती है। वैसे रेसेशन और डिप्रेशन इनमें की तीव्रता में अंतर होता है। अब हम बात करें मुद्रास्फीति की विभिन्न किस्में। तो मुद्रास्फीति के कई रूप बताए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला है मुद्रास्फीति की तीव्रता या वार्षिक दर के आधार पर प्राय 3 भेद इसमें किए जाते हैं। साधारण मुद्रास्फीति, तेज़ रफ्तार वाली मुद्रास्फीति और अत्यधिक तेज़ रफ्तार वाली
मुद्रा स्थिति। इसी आधार पर सैमुअल्सन और नॉर्डहाउस ने मुद्रास्फीति के एक और रूप की चर्चा की, जिसे समान गति वाली स्फीति कहा गया है, जिसमें मूल्य वृद्धि की वार्षिक दर कई वर्षों तक समान बनी रहती है। दूसरा है कारणों के आधार पर मुद्रास्फीति। कारणों के आधार पर मुद्रास्फीति मांगजन्य मुद्रास्फीति हो सकती है और पूर्तिजन्य मुद्रास्फीति हो सकती है, या इसको हम लागतजन्य मुद्रास्फीति भी कह सकते हैं। लागतजन्य मुद्रास्फीति में लागतें कई कारणों से बढ़ सकती है, जैसे मजदूरी का बढ़ना, कच्चे माल की कीमतों का बढ़ना, मुनाफा आदि का बढ़ना, आयातित माल की कीमतें बढ़ना, ये सब इसकी वजह से पूर्तिजन्य मुद्रास्फीति हो सकती है। तीसरा है ढांचागत मुद्रास्फीति, जो विकासशील देशों में मुद्रास्फीति की दशा का द्योतक है। अल्प विकसित देशों में अर्थव्यवस्थाओं में संरचनात्मक पिछड़ापन और असंतुलन पाया जाता है और बाजार अपूर्णताओं के कारण उनमें काफ़ी विघटन और बिखराव की दशा रहती है, जिससे प्राय कुछ क्षेत्रों के लिए साधनों का कम उपयोग पाया जाता है, तो कुछ में साधनों का अभाव देखा जाता है। इसलिए विभिन्न क्षेत्रों की मांग और पूर्ति में संतुलन बिठाने के लिए समग्र विश्लेषण की बजाय विघटित विश्लेषण या क्षेत्रवार विश्लेषण ज़्यादा उपयोगी होता है। क्षेत्रवार बाधाओं को दूर करने से ही इन देशों में मुद्रास्फीति की समस्या का हल निकाला जा सकता है। जैसे भारत में कृषिगत क्षेत्र की समस्या का हल निकालने से खाद्यान्नों की कीमतें स्थिर की जा सकती हैं। बाकी का अब अपन कल देखेंगे।